आज वेस्ट बैंक में एक बड़ी घटना में जेनिन में एक साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने सालेम मिलिट्री चेक पॉइंट और शाकेत सेटलमेंट, सालेम मिलिट्री चेक पॉइंट आईडीएफ का और शाकेत इजरायली सेटलमेंट अगल बगल हैं, उनमें एक साथ वार किया। एक तरफ से जब सालेम चेक पॉइंट पे अटैक हुआ सबसे पहले, और उसके बाद जब वहां के सोल्जर्स को फायर से एक्सचेंज किया, जब मतलब फंसा दिया फिलिस्तीनी फाइटर्स ने, उसके बाद दूसरे ग्रुप ने जो उनका शाकेत एक सेटलमेंट है जहां इजरायली सेटलर्स रहते हैं वहां पर हमला कर दिया। तो जो सालेम चेक पॉइंट वाले सोल्जर्स हैं वो शाकेत पे हेल्प करने नहीं आ पाए और एक और बहुत बड़ी हार हुई है। 4 आईडीएफ के सोल्जर्स जिसमें मारे गए हैं, कई घायल हैं। हेलीकॉप्टर्स लगातार उस इलाके में घूम रहे हैं जो इजरायली घायलों को ले जाने के लिए। इसलिए देखिए, आज 30 जुलाई 2024 हो गया है। इजराइल ने अभी तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि वो सीधे लेबनान पे हमला कर दे। और एक बात और इसमें बताएं आपको कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजिशकियान, जो नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर लेबनान पे जंग के इरादे से इजराइल आगे बढ़ा तो फिर ईरान के पास कोई वजह नहीं है कि वो इजराइल पे फिर से स्ट्राइक ना कर दे। ये पहली बार ईरान का इस तरह का कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। अच्छा, कल एक और बात आई, और जो आज की बैनर न्यूज है एक तरह की, कि जो टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन, उन्होंने कहा कि हम इजराइल में, अगर ये सब गाजा में ये बंद नहीं हुआ, हम इजराइल पे हमला कर देंगे। तो सवाल आज का यही है कि क्या ईरान और टर्की, जो कि फॉरेन पॉलिसी में एक दूसरे के कहीं ना कहीं खिलाफ रहे हैं, क्योंकि टर्की नेटो का भी हिस्सा है, वेस्टर्न अलायंस का भी हिस्सा, और इधर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान है, ये ईरान, सीरिया, येमेन, फिलिस्तीन, और उसके बाद उसको पीछे से रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया की भी बैकिंग है। तो टर्की, लेकिन अगर एक तरफ टर्की कह रहा है कि हम हमला कर देंगे इजराइल पे, एक तरफ ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ अगर एक भी आग उठा के जंगी एक नजरिए से इजराइल ने देखा तो हम हमला कर दें, तो क्या ऐसी चीज होने वाली है कि टर्की और ईरान एक साथ, क्योंकि देखिए फिर तो इजराइल झेल नहीं पाएगा ना, कितने फ्रंट पे लड़ेगा। टर्की और ईरान एक साथ इजराइल पे हमला कर दें, और उसके अलावा उसके बाद इधर लेबनान से मार पड़ रही, उधर इराक से मार पड़ रही, उधर यमन से मार पड़ रही है, इधर देखिए रोज हमास फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लगातार इजरायलियों को मार रहा है। तो इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? अमेरिका इस समय घुस नहीं सकता, क्योंकि यही सही टाइम है। और मैं इस फोरम के माध्यम से, आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा टर्की और ईरान को कि अगर आपको कुछ इनिशिएटिव ऐसा लेना है तो अभी सबसे बेहतर वक्त है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और अपने इलेक्शन में जब तक उसका नया प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हो जाता, अमेरिका कोई खास कदम नहीं उठा सकता। इसीलिए देखिए, अच्छा, अर्दोगन ने जब कहा कि हम इजराइल पे इन्वेजन कर देंगे, तो इजराइल के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन का, तुम सद्दाम हुसैन को याद करो, सद्दाम हुसैन की हालत, तुम्हारी हालत यानी अर्दोगन की हालत सद्दाम हुसैन वाली होगी, कि सद्दाम हुसैन को जिस तरीके से फांसी दिलवाई थी अमेरिका ने इराक में घुसकर। तो अब सवाल ये उठता है तो कि तुमने ये उपमा तो दे दी सद्दाम हुसैन की, लेकिन क्या अर्दोगन सद्दाम हुसैन है? क्या ईरान में जो मसूद पेजिशकियान है वो क्या सद्दाम हुसैन है? ईरान में तो अच्छा अली खमैनी, क्या वो सद्दाम हुसैन है? ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं। टर्की में घुस के इजराइल टर्की से पहले भी पिट चुका है, और आपको पता है टर्की ने 2020 में लीबिया में भी इंटरवीन किया था और ये बात अर्दोगन ने कही कि हमने तो लीबिया में इंटरवीन किया, क्या हुआ उसमें मतलब, और हमको तो नेटो ने ही कहा कि इंटरवीन करने को, और जो यूएन द्वारा रिकग्नाइज गवर्नमेंट है लीबिया में, क्योंकि लीबिया में सिविल वॉर 2014 से और अभी तक चल रही है एक तरह से, तो उसमें 2020 में टर्की ने इंटरवीन किया था, जो एक सीरियन जो नेशनल काउंसिल है या जीएनए, जो जनरल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से इंटरवीन किया था, जो यूएन रिकग्नाइज करता है। तो अभी भी टर्की कहीं ना कहीं लीबिया में इन्वॉल्व है। तो अर्दोगन का ये कहना था कि जब लीबिया में हम इंटरवीन कर सकते हैं अपने ऑब्लिगेशंस के तहत, हमसे कहा गया कि भाई यूएनओ की जो रिकग्नाइज्ड फोर्स है उसकी
जो रिकग्नाइज गवर्नमेंट है उसकी मदद करो। तो हम इसराइल हम इसराइल पे क्यों नहीं कर सकते? इस पर भी तो यूएनओ का रेजोल्यूशन है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट फिलिस्तीन का बनना चाहिए, और बात सही है अर्दोगन की। जब ये रेजोल्यूशन है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट फिलिस्तीन का बनना चाहिए, तो अर्दोगन तो उसमें इंटरवीन कर ही सकता, उसमें कोई समस्या तो है नहीं। तो ये देखिए एक बड़ी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। और ईरान उधर जो है, ईरान जो लगातार एक फिलिस्तीनी फैक्शन से मिल रहा है, उधर चाइना का मैंने बताया आपको, चाइना जो एक पूरा एक चाइना ने जो अपना एक बेस बना दिया, एक तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को अपना बेस बना दिया है। रशिया जो है वो जानता है यूक्रेन में वो जीत रहा है, और किसी भी हालत में वेस्टर्न सपोर्ट जो है यूक्रेन का वो मतलब उस पे पूर्ण विराम लगने जा रहा है, उस पे पूर्ण विराम लगने जा रहा है, यहाँ तक की पूरी स्थिति है। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में जहां उस पे पूर्ण विराम लगने जा रहा है, और ये जो एक पूरा जो मतलब ये जो रशिया की विक्ट्री होगी, तो ट्रंप तो ये कह रहा है कि हम यूक्रेन की वॉर खत्म करके ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, लेकिन ट्रंप ये भूल जा रहा है कि रशिया भी तो फ्री हो जाएगा, यूक्रेन वॉर खत्म होगी, और फिर रशिया अपनी सारी एनर्जीज कहां लगाएगा? उसको भी तो कंट्रोल करना है मिडिल ईस्ट के ऑयल को। और रशिया का तरीका दूसरा, वो अमेरिका की तरह डोमिनेट नहीं करता है, वो बिल्कुल, क्योंकि उसके खुद के पास, रशिया के पास तेल है, तो वो तो एक इक्वल पार्टनर्स ढूंढता है। और जो तमाम गल्फ कंट्रीज हैं जो अभी अमेरिका के साथ हैं, कल को अगर रशिया एक पावरफुल हो जाता तो रशिया के साथ हो जाएंगे, और फिर फिलिस्तीन की आजादी का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रशिया तो है ही ईरान के साथ। तो ईरान को खत्म करने की जो धमकी ट्रंप दे रहे हैं वो खोखली। अर्दोगन ने जो इजराइल पे हमला करने की बात कही वो सही, क्योंकि इजराइल भी डर गया इससे कि भाई इस तरीके से तो हमारा पूरा का पूरा खात्मा हो जाएगा। तो ये देखिए एक बड़े एक नुआंसेस हैं जो आज के प्रसारण के हाइलाइट्स हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो सुलेमान कानन नाम का एक जो फिलिस्तीनी लड़ाका और उसके साथ खालिद हमीदात, ये दोनों शहीद हुए। ये कल 29 जुलाई को, और दोनों 17 साल के। और आज जो है अल तबीजी जो एग्जाम है, जो फिलिस्तीन का एग्जाम होता है सेकेंडरी स्कूल का, उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो ये दोनों लड़के जब पिछले साल इनकी माँ ने कहा कि बेटा पढ़ाई की तैयारी करो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पढ़ाई की तैयारी नहीं करेंगे, हम सेकेंडरी स्कूल एग्जाम में हम एलिजिबल हैं अपियर होने को, लेकिन हम नहीं होंगे, हम बंदूक उठाएंगे। और बंदूक उठाई उन्होंने, और वो 29 जुलाई को शहीद हुए। ये दोनों वेस्ट बैंक के। तो ये देखिए पूरा एक जो और इनका फ्यूनरल निकला, बड़ा ग्रैंड फ्यूनरल, मतलब दो 17 साल के लड़कों का, और पूरा शहीदों इनको शहीद डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आप देखिए इजराइल ने अपना लेबनान पे अटैक जारी रखा है। दारा, मतलब लेबनान से आगे बढ़ के एक दारा शहर है सीरिया में, वहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, और उस पर सीरिया ने इजराइल को वार्न किया है कि अपने ज्यादा जो मतलब चादर जितनी है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अरबिक में ये एक सेइंग है। तो जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए इजराइल को इस तरीके से खुलेआम उसका अपमान करना, उसका मजाक उड़ाना, ये पहले नहीं होता था। ये जब से हमास ने 7 अक्टूबर किया, तब से ये लगातार हो रहा है। उसके बाद देखिए और भी एक हृदयवर्धक जो घटनाएं हैं कि राहिल और रिता, ये 2 ट्विन सिस्टर्स हैं जो कि अल तवीजी एग्जाम में पास हो गई डिस्टिंक्शन के साथ, और इन्होंने अपने पूरे सक्सेस को इन्होंने फिलिस्तीनी कॉज के लिए डेडिकेट कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि माई मैसेज टू द पीपल ऑफ गाजा एंड स्टूडेंट्स ऑफ गाजा इज दैट मे अल्लाह बी विथ यू। आपने जो डिप्लोमा अपनी शहादत से अर्जित किया है वो हमारे डिप्लोमा से कहीं बड़ा है, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद उसने कहा कि हमें जो रिदा है, उसने कहा हमें कोई भी खुशी अपने इस डिस्टिंक्शन पे नहीं है। आमतौर पे हमारे यहाँ मिठाइयाँ बंटती, सब कुछ होता, लेकिन हमें कोई भी खुशी नहीं, क्योंकि हमारे भाई मारे जा रहे हैं, और हमें खुशी उसी दिन मिलेगी। असली इम्तिहान हम तभी पास करेंगे जब फिलिस्तीन को आज़ादी मिलेगी। उसके बाद देखिए लगातार इस तरह की बातें जो और भी जो उसमें जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम पढ़ाई और लड़ाई एक साथ करेंगे। लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो लड़ाई करने को।
लड़ो पढ़ाई करने को, और पढ़ो लड़ाई करने को। ये जो स्लोगन है, जो एक समय भारत में भी, भारत के छात्र आंदोलन का भी स्लोगन था, ये अपने एक अरबी संस्करण में ये पूरा उभर के सामने आ रहा है। और इसका एक बड़ा डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से कहिए कि जो उस तरह से हथियार नहीं उठा रहे हैं अभी फिलहाल, जो 16-17 साल के जो छात्र हैं अब इस एग्जाम को दिया है, इसके बाद कोई भरोसा नहीं। एक बड़ा हिस्सा और इसमें ज़्यादातर सब स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक के, क्योंकि गाजा के लोग तो उतना अपेयर हो नहीं पाए। तो वेस्ट बैंक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं अब इनका जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, इसलिए ये लोग हथियार उठाएंगे। इस तरह की पूरी बात इजरायली इंटेलिजेंस में भी आ रही है। उसके बाद देखिए, एक और खबर आती है कि हिजबुल्लाह के पास जो एडवांस मिसाइल्स हैं, हिजबुल्लाह के पास अपना खुद का एक एयरफोर्स बन गया है। इजराइल उससे बहुत घबरा रहा है। इजराइल को ये लगता है कि हिजबुल्लाह का एयरफोर्स, ठीक है, वो चाहे ड्रोन्स हो, अनमैन्ड हो, अभी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह के जो एक कुछ, मैं भी आपको ये पहली बार बता रहा हूँ, मतलब मुझे भी अभी ही ये खुलासा हुआ है। एक तो देखिए, ड्रोन्स होते हैं जो ऊपर से मारते हैं ना, जो ड्रोन्स जाते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री ऊपर से होती है। हिजबुल्लाह ने कुछ ड्रोन्स डेवलप किए हैं जो नीचे से आते हैं, मतलब वो पूरा एक लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेंगे, आपको देखेंगे नहीं, रडार को वो या किसी भी इंटरसेप्टर सिस्टम को वो अवॉइड कर जाएंगे, और वो नीचे से आके और वो एकदम से ऐसे ऊपर उठ के, और वो अपना, मतलब वो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, मतलब अनमैन्ड, कोई इसमें होता नहीं है, लेकिन वो पूरा रिमोटली कंट्रोल होते हैं, और एकदम से ऊपर उठ के वो बम्बार्डमेंट करके और वहीं गिर जाएंगे। तो ये जो देखिए, ये जो लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स है, ये इजराइल के पास नहीं है। इजराइल ने कभी सोचा ही नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा दिमाग इजराइल और अमेरिका का रहता है कि वो हवाई हमला ऊपर से होता है और उस तरह से करके नीचे जनता होती है उसको हम कुचल देंगे। ये इन लोग की डॉक्ट्रिन है। लेकिन जो गुरिल्ला डॉक्ट्रिन है, जो गुरिल्ला डॉक्ट्रिन हिजबुल्लाह की है, जो गुरिल्ला डॉक्ट्रिन हिजबुल्लाह की है, ये कोई अभी तक इसको वो ड्रोन्स के लेवल पे उसको ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, इस तरह का, ये देखिए किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद आप देखिए, जो नुजुबा मूवमेंट है इराक का, उसने कहा है कि देखिए ऑल बेट्स आर ऑफ, इराक अमेरिका छोड़ नहीं रहा है, और हम लोग जो हैं इस चीज़ को मतलब अमेरिका पे हम ज़्यादा हमला करेंगे। फिर देखिए, जो हिजबुल्लाह ने आज टारगेटिंग की, अल बगदादी साइट में कत्यूशा रॉकेट से हमला किया, अल राहिब साइट में भी कत्यूशा रॉकेट से हमला किया, और एक और मलकिया जो साइट है इजराइल की, उस पर वार किया। फिर कैरांटीना जो हिल है उस पर सीधे, मतलब आप सोचिए कि लेबनान बॉर्डर से उन्होंने सीधे मिसाइल्स छोड़े, बुरकान मिसाइल्स, और जो कैरांटीना हिल का जो मेन कमांड स्ट्रक्चर था वहां जाके लगे। उसके बाद देखिए, राहिब साइट पे एक मरकवा टैंक था, उस पे हमला किया। अल अबाद एक इजराइल का साइट है, वहां पर हमला किया। हदब यारीन जो एक पूरा साइट है, उस पे हमला किया। और फिर से राइब साइट पे हमला किया, जब इजराइल ने शकरा जो शहर है लेबनान का, उस पे हमला किया, तो उसके जवाब में वापस हिजबुल्लाह ने मारा। अब आप देखिए, जो ईरान की जो पोजीशन, ये जो ईरान की एक और मीटिंग हुई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फैक्शन से, और जो यमन है, यमन का भी बयान आया कि मसूद पेजेश्कियान जो उनके प्रेसिडेंट हैं, यमन ने उनकी प्रेसिडेंसी का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। जीत तो गए थे वो कुछ दिन पहले, लेकिन सेरेमनी होने जा रही है, तो उस सेरेमनी में यमन भी आएगा। और यमन जो है, और वो एक पूरी जो सेरेमनी होगी, वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के सेलिब्रेशन की सेरेमनी होगी, और कुछ ही दिनों में ये हो जाएगी। तो ये देखिए, अच्छा, उसके बाद देखिए, आज इजराइल ने एक जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो क्रिश्चियंस हैं पैलेस्टाइन में, वो कैथलिक चर्च को नहीं मानते, वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं, जिसमें जो एक स्प्लिट है ना, मतलब वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी। तो ये लोग प्रो पैलेस्टीनियंस हैं, अरब्स हैं। तो यहाँ जो अल ममदानी बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है और सेंट पोर्फिरियस चर्च, जिससे पहले भी इजराइल ने हमला किया था, आज दूसरा इन्होंने हमला किया, और इसको लेके काफ़ी एक रेस्टलेसनेस है, क्योंकि रशा के भी जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, वहाँ भी
क्रिश्चियन हैं वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं और उन्होंने भी इसको कंडेम किया। उसके बाद देखिए आपकी जो फहमा, जेनिन के साउथ में फहमा में अटैक हुआ, जिसको लेके एक दोनों तरफ से कई घंटे गोली चली और आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद तुलकरेम में देखिए एक जो तारिक बलीदी नाम का जो फिलिस्तीनी एक लड़ाका, जिसको इजराइल ने कैद किया था और पैलेस्टीन अथॉरिटी की मदद से कैद किया था, तो आज तुलकरेम में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने पूरा का पूरा खुली लड़ाई का ऐलान वहां पर कर दिया है। और यहां तक बात आ गई है कि तारिक बलीदी को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस छोड़ा के रहेगा, ये बात आ गई है। फिर आप देखिए कि नेत्जरिम एक्सेस पे 107 मिलीमीटर रॉकेट से लगातार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार की। उसके बाद ये जो बेत फुरुक जो चेक पॉइंट है नाब्लस में, इस पे बहुत दिनों से जो नजर थी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की कि इसको खत्म कर देना। बेत फुरुक देखिए बहुत बड़ा चेक पॉइंट है, मतलब इतना बड़ा चेक पॉइंट है कि उसमें कम से कम 60 से 70 इजरायली सोल्जर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। तो बेत फुरुक में देखिए जो लड़ाई, वो 6 तरफ से हमला किया। और बेत फुरुक में वही बात है कि वहां पर दलदल है और उस दलदल में मतलब कई बार वो क्विकसैंड, मतलब वो कई बार उसमें वो जैसे जमीन निगल लेती है ना इंसान को दलदल में, उस तरह का दलदल है वहां। और इजरायली फोर्सेस उसको अपने डिफेंस के रूप में देखते थे। उसके चारों तरफ उन्होंने एक रास्ता बनाया था खुद को निकलने। उस रास्ते को ब्लॉक कर पाना असंभव है, क्योंकि एक तरफ उसमें एक नदी है, मतलब एक छोटा सा लेक है, जिसमें अगर कोई आएगा उसको क्रॉस करते हुए इस रास्ते तो वो दिख जाएगा, और जो इस तरह से है वो दिख जाएगा। तो इसमें अभी एक बड़ी समस्या है। फिर भी बेत फरूक में 6 जगह से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने अटैक किया और उन्होंने इसको ब्रीच कर लिया। उन्होंने कुछ जो सोल्जर्स उनके लेक में थे, जो कि पानी के नीचे थे, वो लोग लगातार उनको ऑक्सीजन मिल रहा था। वो अपने तरीके से पूरा एक मास्क उसमें आए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उनके पास थे, और उन्होंने हमला कर दिया उधर से बाईं तरफ से। और इधर जो दूसरी तरफ थी जहां इजरायली सोल्जर्स कॉन्सेंट्रेटेड थे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी उस लेक से वो लोग आएंगे दलदल को अवॉइड करके। उसके बाद जो हुआ कि जो इजरायली सोल्जर्स जो जिस तरफ थे 60-70 की संख्या में, वो वहां से जो अटैक हुआ वो उसी में उलझे रहे, और पीछे से इधर जो अटैक हुआ उसमें कम से कम 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए, और उनको बेत फुरूक जो चेक पॉइंट है उनको छोड़ के भागना पड़ा। कुछ उसमें दलदल में फंस गए, और दलदल में जो फंस जाता है फिर वो बचता नहीं है। लेकिन फिर भी इजरायली सोल्जर्स ने उनको निकालने की कोशिश की, उनको इस तरह से, लेकिन वो निकल नहीं पाए। अल्टीमेटली जहां तक अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि ये जो दलदली मौत है ये बिल्कुल एक नया पहलू, और जो मैंने आपको बताया टर्की ने जो इजराइल पे अटैक करने की बात कही है, ये दो एक बड़ी खबरें आज की हैं। उसके बाद देखिए एक आईडीएफ सोल्जर को एक बार्सिलोना एरिया है तल अल हवा में, वहां पर सीधे स्नाइप किया और उसको मार गिराया। उसके बाद देखिए एक तल अल हवा में ही एक घर में जो इजरायली सोल्जर्स बैरिकेटेड थे उनको टीबीजी शेल से मारा, और उसके बाद उस पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। उसका भी देखिए जो वीडियो अभी आएगा 1-2 दिन में, उसमें आप देखिएगा कि किस टेक्निक से ये काम किया। जो मैंने पहले वीडियोस आपके सामने मैं लाया हूं, तो वो वीडियोस में उस टेक्निक का मैंने मुजाहरा किया है। लेकिन इस बार जो काम हुआ है वो भी देखिए रोज जो है इनोवेशन कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन रेजिस्टेंस इनोवेट कर रहा है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस भी समझ रहे हैं कि जो टैक्टिक्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। तो ये जो हमला देखिए तल अल हवा में जो घटना आज हुई, जिसमें टीबीजी शेल से मारा, तो वो अब इजरायली सोल्जर्स पहले से डॉग्स और अपने सेंसर्स लेके आ रहे हैं कि ताकि कोई भी बॉम्ब, कोई भी इस तरह की चीज वो डिटेक्ट कर लें। लेकिन जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है वो काउंटर सेंसर्स यूज कर रहा है, और उसमें जो डॉग्स लेके, जो स्निफिंग डॉग्स लेके इजरायली सोल्जर्स आते हैं, उनको वो एक टेक्निक से उनको सुला दे रहा है। उनकी पूरी जो स्निफिंग की पावर है, क्योंकि इजरायली डॉग्स को भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बड़ा स्टडी किया, तो उनकी जो टेक्निक है, तो ये पहले डॉग्स को, उसमें से कुछ को, वो जो डॉग्स इजरायली ला रहे हैं उसमें से ज्यादातर डॉग्स
ऑलरेडी उनकी वो जो कैपेबिलिटी है स्निफ करने की वो खत्म हो चुकी है। तो सोचिए इतने तो और उसमें और इसी वजह से वो जो अपना जो उनको काम करना है वो काम वो नहीं कर पाते। फिर देखिए कुछ जो पत्रकारों पे हमला हुआ आज फिर से, वो आज भी कम से कम 2 पत्रकार मारे गए और नेत जरीब में जो 60 कैलिबर जो मोटर शेल्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने छोड़े, उससे भी 5 इजरायली सैनिक घायल हो गए। ये आज का प्रसारण, मैं एक देर रात आपको और एक प्रसारण हम आज आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।